नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे वाराणसी तमिलनाडु सांस्कृतिक संबंध, आतंक का मुकाबला, जापान का बड़ा रक्षा सुधार तथा आयात निर्यात संबंधी आंकड़ों पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में कला और संस्कृति से जोड़कर देखा जा सकता है। मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करेंगे वाराणसी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक संबंधों पर। हाल ही में वाराणसी में महीने भर तक चले काशी तमिल संगमम का समापन हुआ। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल की भावना को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पृष्ठभूमि में यदि हम काशी तमिल संगमम को समझने का प्रयास करें तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं का जश्न है। इसका व्यापक उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत की ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना है, साझा विरासत की समझ को विकसित करना है और इस सब के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के बीच संबंधों को और बेहतर करना है। इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अन्य मंत्रालयों जैसे कि संस्कृति मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, जो समकालीन ज्ञान प्रणालियों के साथ भारतीय ज्ञान प्रणालियों की समृद्धि के सामंजस्य पर जोर देती है। इसके लिए आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। मुख्य रूप से कार्यक्रम 16 नवंबर से 16 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें 12 समूहों में विभाजित 2500 लोगों ने इस अवधि के दौरान वाराणसी की यात्रा की। इस समूह में छात्र शामिल थे, शिक्षक शामिल थे, कारीगर शामिल थे और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। इन यात्राओं में सेमिनार आयोजित किए गए, व्याख्यान आयोजित की गई, सामूहिक बैठकें आयोजित की गई और साथ ही साथ इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और वाराणसी में महत्वपूर्ण तमिल सांस्कृतिक विरासत के केंद्र भी शामिल हुए। इस पृष्ठभूमि में यदि हम काशी और तमिलनाडु के मध्य के सांस्कृतिक संबंधों को समझने का प्रयास करें तो आपको याद रखना है कि 15वीं शताब्दी में मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा पराक्रम पांड्या। वे भगवान शिव का एक मंदिर बनवाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक शिवलिंग को वापस लाने के लिए काशी की यात्रा को किया। वहां से वापस लौटते समय वे रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके और फिर जब उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो शिवलिंग ले जा रही गाय ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पराक्रम पांड्या ने इसे भगवान की इच्छा समझा और शिवलिंग को वहीं स्थापित किया, जिसे बाद में शिवकाशी तमिलनाडु के नाम से जाना गया। इसके अलावा जो भक्त काशी नहीं जा सकते थे, उनके लिए पांड्य शासकों के द्वारा काशी विश्वनाथर मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज तमिलनाडु में तेनकासी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ज्ञान के इन दो केंद्रों के मध्य के जो प्राचीन संबंध हैं वह दैनिक जीवन के भी कई उदाहरणों से स्पष्ट होते हैं। जैसे कि तमिलनाडु के कई परिवारों ने अपने बच्चों के नामकरण के लिए कैलाशनाथ और काशीनाथ के नामों को अपनाया है, जो कि उत्तर भारत में रखे जाते हैं। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया तो उन्होंने काशी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बताया। उनके भाषण का तमिल में लाइव अनुवाद भी किया गया और इस प्रकार से काशी तमिल संगमम पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के सबसे पुराने दो केंद्रों को आपस में जोड़ता है और एक विशाल प्रकार की पहचान को प्रस्तुत करता है। इसके तहत तमिलनाडु के प्राचीन भारतीय दार्शनिक रामानुजाचार्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए काशी की यात्रा की। इसके अलावा
तमिल ब्राह्मण शादियों में दुल्हन से शादी करने के लिए वापस बुलाए जाने से पहले दूल्हा काशी यात्रा पर निकलता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में भी काशी का उल्लेख है, जैसे कि कलिट्टोके और थिरुपुगाज। इसके अंतर्गत हमें तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती जी के योगदान को भी समझना होगा, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको ध्यान रखना है कि सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म 11 दिसंबर 1882 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, जिन्हें महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रवादी काल यानी 1885 से लेकर 1920 के काल में आधुनिक तमिल शैली के एक महत्वपूर्ण जनक के रूप में जाना जाता है। भारती जी के द्वारा अपने क्रांतिकारी जज्बे का प्रचार करने के लिए लाल कागज में उन्होंने इंडिया नाम के एक साप्ताहिक पत्र को छपवाया। यह तमिलनाडु में राजनीतिक कार्टून प्रकाशित करने वाला पहला पेपर था। उन्होंने विजया जैसी कुछ अन्य पत्रिकाओं का भी प्रकाशन संपादन किया। मुख्य रूप से उन्हें उनकी कविता सुदेश गीतांगल के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने 1908 में यानी 1908 में लिखा था। आधुनिक तमिल साहित्य में उनके योगदान ने ही उन्हें महाकवि भरतियार की उपाधि को दिया। बाद में 1949 में वह पहले ऐसे कवि बने जिनकी रचनाओं का राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया। इस पृष्ठभूमि में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल को भी समझने की आवश्यकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस पहल को वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी समझ बढ़े, बंधन को बढ़ाया जा सके, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत हो। यह मुख्य रूप से शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। योजना के तहत देश के प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को एक समय अवधि के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़े जाने की योजना है, जिसके दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की विविधता में एकता का निर्माण करना, देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से भावनात्मक संबंध को और मजबूत करना देखा जा सकता है। राज्यों के बीच जो नियोजित जुड़ाव की योजना बनाई गई है, उसके माध्यम से भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जुड़ाव मजबूत होगा और इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को और बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत लोगों को भारत की विविधता को समझने, उसकी सराहना करने में सक्षम बनाया जाएगा। साथ ही किसी भी राज्य की समृद्ध विरासत और संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को प्रदर्शित करके एक आम पहचान की भावना को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल किया गया है। इसके माध्यम से एक प्रकार के दीर्घकालिक जुड़ाव को स्थापित करने पर बल है, जिसके तहत एक ऐसा वातावरण तैयार करना लक्षित किया गया है जो सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों को साझा करे और राज्यों के बीच ज्ञान को बढ़ावा दे। इसके तहत काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत एक ऐसे उत्सव के रूप में सामने आता है जो भारत के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है और सांस्कृतिक महत्ता को बढ़ाने का प्रयास करता है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि समय समय पर तमिलनाडु में इसके संदर्भ में कुछ राजनीतिक विवाद भी देखे गए हैं, जैसे कि तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विवाद देखा जाना। तमिलनाडु की राजनीति में ब्राह्मण गैर ब्राह्मणों के मध्य जो मतभेद देखे गए हैं, उसके चलते भी अनेक बार ध्रुवीकरण देखा जाता है। अनेक आलोचक काशी तमिल संगमम को एक प्रकार से तमिलनाडु की राजनीति के भगवाकरण के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार वर्तमान केंद्र सरकार के साथ कई मुद्दों पर मतभेद रखती है। हालांकि इसके बावजूद काशी तमिल संगमम के सांस्कृतिक महत्व को हमें समझना है, साथ ही इसके राजनीतिक निहितार्थ को भी समझने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे आतंक का मुकाबला पर। हाल ही में भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को दिसंबर के माह के लिए ग्रहण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद से ही भारत का फोकस वैश्विक आतंकवाद के मुद्दे को संबोधित करना है। इसी के संदर्भ में ही एक विशेष बैठक का आयोजन मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद के संदर्भ में किया गया,
जिसका टॉपिक है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच। इसमें भारत के विदेश मंत्री के द्वारा मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 4 बाधाओं पर बल दिया गया। इसके तहत इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि किस प्रकार से हाल के वर्षों में आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए राज्य का समर्थन प्राप्त हुआ है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और इससे संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए जो भी बहुपक्षीय तंत्र स्थापित किए गए हैं वे अपारदर्शी है और एक प्रकार से एजेंडा संचालित हैं। इसके अतिरिक्त जहां भी आतंकवादी समूह विद्यमान हैं वहां पर दोहरे प्रकार के मानदंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है और आतंकवाद का मुकाबला करने की रणनीति का भी राजनीतिकरण देखा जा सकता है। विदेश मंत्री जी के द्वारा इस बात को भी हाईलाइट किया गया कि किस प्रकार से अब आतंकवादियों के द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरीके से इस प्रकार की उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है वह लड़ाई की एक नई सीमा को दर्शाता है। इस बैठक के संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के द्वारा इस जो विशेष ब्रीफिंग को आयोजित किया गया है उसे एक बेहद सही समय पर आयोजित किया गया है, विशेष रूप से देखते हुए कि जो आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध की घोषणा की गई थी, विशेष रूप से 9/11 के हमलों के बाद जो प्रतिबंधों की व्यवस्था शुरू की गई थी अब वह अव्यवस्थित सी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए 2021 में अफगानिस्तान से जल्दी बाहर निकलने की जल्दबाजी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ही 2 स्थायी सदस्यों अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने तालिबान के साथ ही बातचीत करके उसे एक प्रकार की वैधानिकता प्रदान कर दी। इससे तालिबान के लिए काबुल में सत्ता पाने का रास्ता आसान हो गया और इससे पाकिस्तान का भी महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा। हमें यह भी समझना होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चीन ने लगातार लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई नामित आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में बाधाओं को उत्पन्न किया है। भारत के द्वारा इसके संदर्भ में 1996 में ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, किंतु उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। वर्तमान स्थिति भी इसके संदर्भ में ज्यादा बेहतर दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध देखा जा रहा है उसके चलते यूएनएससी के स्थायी देश निराशाजनक रूप से ध्रुवीकृत हैं और इसके संदर्भ में ज्यादा ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। हालांकि हाल के समय में आतंकवाद आदि के मुद्दे को लेकर कई बैठकों का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसमें संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक के साथ ही नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, इंटरपोल सम्मेलन महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत ने लगातार वैश्विक आतंकवाद का सामना करने पर बल दिया है। हालांकि भारत के द्वारा जो आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया गया उसमें एक राजनीतिकरण तब देखा गया जब भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के मध्य यूएनएससी के बाहर बहस देखी गई। जब भारत के विदेश मंत्री के द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र कहा गया तब पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले किए। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से यह दावा किया कि लाहौर में जो बम विस्फोट देखे गए हैं उसमें भारतीय हाथ है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह एक प्रकार से 26 नवंबर के मुंबई आतंकवादी हमलों के संदर्भ में पाकिस्तानी आतंकवादियों की भूमिका से ध्यान हटाने का एक प्रयास है, जिसे ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। हालांकि भारत को इस प्रकार के मुद्दों से विचलित होने के बजाय वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान की भूमिका पर लगातार प्रहार किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर एकता की आवश्यकता होगी। सभी देशों को साथ मिलकर कार्य करना होगा। हमें समझना होगा कि किस प्रकार से वर्तमान में कट्टरवादी विचारधारा से प्रेरित लोग दुनिया भर की आबादी के समक्ष एक खतरा बनकर उभरे हैं, जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम आतंकवाद का मुकाबला करने के संदर्भ में कुछ पहलों को उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करें तो इसमें राष्ट्रीय पहल के रूप में आप याद रख सकते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को, जिसकी स्थापना जनवरी 2009 में 26/11 आतंकवादी हमलों के मद्देनजर आतंकवादी अपराधों से निपटने के रूप में एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रूप में की गई थी।
मुख्य रूप से मुंबई आतंकवादी हमले जो 2008 के बाद देखे गए, उसके पश्चात आतंकवाद के निवारण के लिए एक ये महत्वपूर्ण एजेंसी है। इसके अलावा भारत में गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम के संदर्भ में यूएपीए अधिनियम भी महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें समय समय पर संशोधन करके आतंकवादी गतिविधियों को निवारित करने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत आपको सुरक्षा से संबंधित जानकारी जुटाए जाने के संदर्भ में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड यानी नेट ग्रिड को भी याद रखना है। इसके अलावा आतंकवादी हमलों के खिलाफ तेजी से अनुक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के परिचालन केंद्र को भी बनाया गया है। यदि हम इसके संदर्भ में कुछ वैश्विक प्रयासों को याद रखने का प्रयास करें तो इसके लिए आप संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यालय को याद रख सकते हैं। आप इसमें ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की आतंकवाद रोकथाम शाखा को याद रख सकते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें एफएटीएफ यानी वित्तीय कार्यवाही कार्यबल को याद रख सकते हैं। हाल के समय में जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के संदर्भ में कार्य देखे गए हैं, उसमें व्यापक सहयोग किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से भारत के द्वारा लगातार इस बात पर बल दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का निवारण करने के लिए भारत के द्वारा 96 में प्रस्तुत किए गए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा इसको 1996 में प्रस्तुत किया गया था, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन का प्रस्ताव, जिसे अभी भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वीकार किया जाना है। मुख्य रूप से इसके माध्यम से आतंकवाद की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन पर बल दिया गया है, जिसके तहत कोई भी आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होगा, पूरा समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा यह किसी भी देश में उत्पन्न आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किए जाने की बात करता है, उनको फंड की पहुंच तक रोक का प्रयास करता है और जिस प्रकार से विभिन्न देशों के द्वारा आतंकवादियों को सेफ हेवन प्रदान किया जाता है, उसे भी रोकने की बात करता है। विशेष रूप से इसके तहत सीमा पार आतंकवाद और इससे संबंधित ग्रुप्स के प्रोसिक्यूशन यानी उन्हें कार्रवाई के दायरे में लाए जाने पर बल दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान से संचालित ग्रुप्स को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि देशों का कानून इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि यदि किसी देश में विद्यमान कोई समूह सीमा पार आतंकवाद के कार्य में संलग्न है तो उसके संबंधित आतंकवादियों को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। हालांकि इतने व्यापक प्रावधान होने के बावजूद अभी तक इसको इसलिए स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि विभिन्न देशों में इसको लेकर विभिन्न प्रकार के मत विद्यमान हैं। जैसे कि अमेरिका और उसके सहयोगियों का यह मानना है कि इसमें जिस प्रकार की आतंकवाद की परिभाषा को दिया गया है, उसके माध्यम से अमेरिकी सैनिकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। लैटिन अमेरिकी देशों में भी इसको लेकर मुख्य रूप से मानवाधिकार के मुद्दे को लेकर चिंताएं विद्यमान हैं। वहीं जो इस्लामिक देश हैं, उनमें इस बात को लेकर भय विद्यमान है कि विशेष रूप से इस प्रस्ताव का इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और जिस प्रकार से वर्तमान में फिलिस्तीन और कश्मीर आदि के क्षेत्र में विविध प्रकार के अलगाववादी संगठन कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार से वैश्विक आतंकवाद का सामना किए जाने के संदर्भ में यद्यपि पहले तो बहुत की गई हैं, किंतु इन सभी पहलों को प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए आतंकवाद के मुद्दे पर की जाने वाली राजनीति से बचने और बेहतर तरीके से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे जापान द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण रक्षा सुधार पर। हाल ही में जापान की सरकार ने अपनी एक महत्वपूर्ण प्रकार की रक्षा नीति को मंजूरी दी, जिसके माध्यम से जापान के द्वारा रक्षा खर्च में वृद्धि को किया गया है। जापान के द्वारा रक्षा खर्च में वृद्धि इसलिए की गई है क्योंकि जापान के अनुसार चीन जापान की सुरक्षा के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। जापान के द्वारा रक्षा क्षेत्र में की गई ये वृद्धि अब तक का सबसे बड़ा सैन्य खर्च है, जिसके तहत जापान 2027 तक अपनी जीडीपी के 2% तक सुरक्षा खर्च को बढ़ाएगा,
साथ ही अपने सैन्य कमान को भी नया आकार देगा और नई मिसाइलें हासिल करने पर भी कार्य करेगा जो दूर दराज के दुश्मन लॉन्च साइटों पर हमला कर सकती हैं। जापान के प्रधानमंत्री का इस संदर्भ में मानना है कि जापान इस समय दुनिया के उस मोड़ पर है जहां पर जापानी लोग अपने राष्ट्र की रक्षा बचाव के लिए दृढ़ संकल्पित रहने के लिए कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से कार्य तब किया जा रहा है जब जापान के पड़ोसी देशों क्षेत्रों में परमाणु मिसाइल क्षमताओं को मजबूत करने, सैन्य बल निर्माण के द्वारा जो को स्टेटस रहा है यानी यथा स्थिति रही है उसको एक तरफा रूप से बदलाव करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जापान ने अपनी इस परिवर्तित नीति के पीछे रूस और आक्रमण के मध्य युद्ध को भी एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। आपको ध्यान रखना है कि जापान में इसके संदर्भ में जो भी जनमत यानी पोल्स आदि हुए हैं वह ये सुझाव दे रहे हैं कि जापान की जनता बड़े पैमाने पर इस प्रकार के बदलाव का समर्थन कर रही है। हालांकि ये परिवर्तन अभी भी विवादित हो सकते हैं क्योंकि युद्ध के बाद का जो जापान का संविधान है वह आधिकारिक रूप से आक्रामक सेना को मान्यता नहीं देता और नाम मात्र की आत्मरक्षात्मक क्षमताओं तक ही रक्षा क्षेत्र को सीमित करता है। हालांकि जापान की सरकार ने जो 2% तक अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने की बात की है उससे जापान नाटो सदस्य दिशा निर्देशों के अनुसार हो जाएगा जो आगे चलकर अमेरिका से जापान के संबंधों को और बेहतर कर सकता है। हालांकि जापान के इस कदम से पूर्वी एशिया के क्षेत्र में और तनाव बढ़ सकता है क्योंकि जापान का लंबे समय से उत्तर कोरिया और चीन आदि से विभिन्न मुद्दों पर तनाव देखा जा रहा है। हमें इसके संदर्भ में जापानी संविधान के अनुच्छेद 9 को भी ध्यान रखना है। जापानी संविधान का अनुच्छेद 9 जापान के राष्ट्रीय संविधान में एक ऐसा खंड है जो जापान राज्य से जुड़े अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के साधन के रूप में युद्ध को गैर कानूनी घोषित करता है। इस अनुच्छेद 9 में जापान राज्य औपचारिक रूप से आक्रामकता के संप्रभु अधिकार का त्याग करता है और न्याय और व्यवस्था के आधार पर एक अंतरराष्ट्रीय शांति के लक्ष्य को सामने रखता है। अनुच्छेद 9 में यह भी कहा गया है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए युद्ध क्षमता वाले सशस्त्र बलों को नहीं रखा जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का संविधान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की अवधि में लागू किया गया था जब संयुक्त राज्य अमेरिका के कब्जे वाले क्षेत्र में जापान विद्यमान था। इसके बावजूद जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को बनाए रख रहा है। जापान की है जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है वह एक प्रकार की वास्तविक रक्षात्मक सेना है जिसमें आक्रामक प्रकार के हथियार जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु हथियार आदि को निषिद्ध किया गया है। हालांकि जुलाई 2014 में जापानी सरकार ने संविधान में संशोधन करने के लिए एक पुनर्व्याख्या को मंजूरी दी थी जिसने जापान आत्मरक्षा बलों को अधिक शक्तियां प्रदान की। इसके तहत जापान आत्मरक्षा बलों को युद्ध घोषित होने की स्थिति में अन्य सहयोगियों की रक्षा करने की अनुमति दी गई। जापान के इस कदम की तब चीन और उत्तर कोरिया ने आलोचना की थी जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस कदम का समर्थन किया। हालांकि इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस परिवर्तन को कुछ राजनीतिक दलों और नागरिकों के द्वारा अवैध माना जाता है क्योंकि तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री ने जापान की संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को दरकिनार करके इसे मंजूर करवाया था। हालांकि इन सब के बावजूद जो हाल के समय में जापान के द्वारा रक्षा व्यय में वृद्धि की गई है उससे पूर्व एशिया में एक नए प्रकार के समीकरण देखे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे आयात निर्यात संबंधी आंकड़ों पर। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा आयात निर्यात संबंधी आंकड़ों को जारी किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से नवंबर की अवधि में भारत के कच्चे तेल का आयात 52% से अधिक बढ़ा है और ये कुल मूल्य में लगभग 146.5 अरब डॉलर तक देखा जा सकता है। जबकि इसी अवधि में कोयला और कोक का जो आयात है वो लगभग 98% बढ़ा है और ये बढ़कर लगभग 37 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि इस अवधि में मुख्य रूप से 8 महीने की अवधि के दौरान जो सोने का आयात है वह 18% घटा है और इसका कुल मूल्य लगभग 27 अरब डॉलर है।
इसमें जिन उत्पादों के आयात में 2 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद शामिल हैं, रसायन शामिल हैं, परिवहन उपकरण शामिल हैं और वनस्पति तेल को शामिल किया गया है। मुख्य रूप से वनस्पति तेल का आयात लगभग 17% बढ़ा है, जो कुल मूल्य के रूप में लगभग 14 अरब डॉलर है। यदि हम निर्यात की बात करें तो निर्यात में जिन क्षेत्रों में इस अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई उसमें इंजीनियरिंग सामान शामिल है, सूती धागे कपड़े का क्षेत्र शामिल है और प्लास्टिक शामिल है, जिसमें 2% से लेकर 26% तक की नकारात्मक ग्रोथ को देखा जा सकता है। हालांकि इसी अवधि में पेट्रोलियम को जो निर्यात है वह लगभग 59% तक बढ़ा है, जो कुल मूल्य के रूप में लगभग 62 बिलियन डॉलर से अधिक देखा जा सकता है। इसके अलावा रत्न और आभूषण का शिपमेंट भी 2% बढ़ा है, जो लगभग 26 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि नवंबर में भारत का निर्यात 0.59% की मामूली वृद्धि के साथ लगभग 32 अरब डॉलर रहा। भले ही इस महीने के दौरान व्यापार घाटा बढ़ा, जो लगभग 24 अरब डॉलर तक देखा जा सकता है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार सरकार नियमित रूप से निर्यात के प्रदर्शन की निगरानी कर रही है। हालांकि व्यापार घाटे का बढ़ना चिंता का कारक है, जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम भारत में किस प्रकार सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित काशी तमिल संगमम की पृष्ठभूमि में स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, नागरिकों को निशाना बनाने वाले समूहों के खिलाफ सभी देशों को एक साथ आना चाहिए। यूएनएससी की हालिया विशेष ब्रीफिंग ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की भूमिका में आप एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित काशी तमिल संगमम की व्याख्या करेंगे। काशी तमिल संगमम द्वारा सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती में भूमिका की व्याख्या करेंगे और इसके संदर्भ में कुछ उपयोगी सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच ब्रीफिंग बैठक को स्पष्ट करेंगे। वैश्विक आतंकवाद पर भारत के पक्ष की व्याख्या करेंगे और इसके संदर्भ में चुनौतियों और उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।